हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एडवोकेट ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी और मैं आप सब लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सब लोगों के समक्ष भारतीय न्याय संहिता 2023 पर हिंदी माध्यम में पूर्णतया निःशुल्क बैच लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूं। ये बैच हिंदी माध्यम के सभी छात्रों की अत्यधिक मांग को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। इस बैच में मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को आप सब लोगों को सीधी सरल भाषा में पढ़ाया और समझाया जाए और साथ ही साथ जहां आवश्यक है, जहां जरूरी है, वहां विधि शब्दावली का भी उचित प्रयोग किया जाए। तो आइए आज की क्लास को हम सीधे शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग आपराधिक बल, हमला, व्यपहरण और अपहरण से संबंधित मुख्य प्रावधानों के बारे में पढ़ेंगे। आपराधिक बल, हमला, व्यपहरण और अपहरण से संबंधित प्रावधान भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 128 से 146 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो आइए, जो पहला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जिससे आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे, वो है धारा 128। धारा 128 संबंधित है बल से, फोर्स, और धारा 128 बल को अर्थात फोर्स को परिभाषित करती है। तो आइए, ये जो धारा 128 के अंतर्गत बल की परिभाषा दी गई है, हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस परिभाषा के आवश्यक घटक क्या हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं इस परिभाषा के। तो आइए, इस धारा के प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है यदि। तो कुछ शर्तें दी गई हैं, जिन शर्तों के पूरा होने पर यह कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर बल का प्रयोग करता है। तो आइए, वो शर्तें क्या हैं हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है यदि वह उस अन्य व्यक्ति में गति अर्थात मोशन, गति परिवर्तन अर्थात चेंज ऑफ मोशन, या फिर गतिहीनता अर्थात सिसेशन ऑफ मोशन कारित कर दे। अर्थात अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में गति कारित कर दे, गति का परिवर्तन कारित कर दे, या फिर गतिहीनता कारित कर दे, तो यह कहा जाएगा कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के ऊपर बल का प्रयोग किया है। अगर एक व्यक्ति जो है, एक पर्सन मोशन कॉज कर दे, चेंज ऑफ मोशन कॉज कर दे, या फिर सिसेशन ऑफ मोशन कॉज कर दे दूसरे व्यक्ति में, तो ये कहा जाएगा कि जो है पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर बल का प्रयोग किया है, फोर्स का प्रयोग किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी शर्त क्या है हम समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी शर्त के अनुसार कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है यदि किसी पदार्थ में ऐसी गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित करता है जिससे उस पदार्थ का स्पर्श उस अन्य व्यक्ति के शरीर से हो जाए या वस्त्र या किसी ऐसी चीज से हो जाए जो उसकी संवेदन शक्ति पर प्रभाव डालती है। तो जो अपराधी है वो क्या कर रहा है, किसी एक पदार्थ में गति कारित कर रहा है, गति परिवर्तन कारित कर रहा है, गतिहीनता कारित कर रहा है। अर्थात जो अक्यूज्ड है वो एक सब्सटेंस में मोशन कारित कर रहा है, मोशन कॉज कर रहा है, चेंज ऑफ मोशन कॉज कर रहा है, या फिर सिसेशन ऑफ मोशन कॉज कर रहा है। और उसके इस प्रकार करने से वो जो सब्सटेंस है उसका स्पर्श उस अन्य व्यक्ति के शरीर से हो रहा है या वस्त्र से हो रहा है या किसी ऐसी चीज से हो रहा है जो उस अन्य व्यक्ति की संवेदन शक्ति पर प्रभाव डालती है। संवेदन शक्ति का मतलब सेंस ऑफ फीलिंग। तो इस प्रकार जो मोशन हो रहा है या चेंज ऑफ मोशन हो रहा है या फिर सिसेशन ऑफ मोशन हो रहा है उस सब्सटेंस में, तो वो इस प्रकार ऐसी जो गतिविधि हो रही है उससे जो है वो सब्सटेंस
उस दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आ रहा है, और कांटेक्ट में आने से वो जो है वो उसकी संवेदन शक्ति अर्थात सेंस ऑफ फीलिंग को ही अफेक्ट कर दे रहा है, प्रभावित कर दे रहा है। तो अगर ये सारे ही आवश्यक घटक किसी दी हुई परिस्थिति में विद्यमान हैं, प्रेजेंट हैं, तो भी यह कहा जाएगा कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के ऊपर बल का प्रयोग किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कब यह कहा जाएगा कि बल का प्रयोग हुआ है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के ऊपर। उसके लिए एक और बहुत ही आवश्यक शर्त है, और वो शर्त क्या है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। परंतु तब जब वह व्यक्ति गतिशीलता, गति परिवर्तन या गतिहीनता निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से करे, अर्थात गतिशीलता यानी कि मोशन, गति परिवर्तन यानी चेंज ऑफ मोशन, या फिर गतिहीनता सिसेशन ऑफ मोशन, इन तरीकों में से किसी एक तरीके से ही किया जाना चाहिए अपराधी द्वारा पीड़ित व्यक्ति के ऊपर। तो आइए वो तरीके क्या हैं हम जानते हैं। तो पहला जो तरीका है वो है कि अपराधी पीड़ित व्यक्ति पर अभी अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा गतिशीलता कारित कर रहा है, या फिर गति परिवर्तन कारित कर रहा है, या फिर जो है गतिहीनता कारित कर रहा है। अर्थात जो ऑफेंडर है वो अपने बॉडीली पावर द्वारा, दैट मीन्स द ऑफेंडर बाय हिज ओन बॉडीली पावर इज कॉजिंग मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सिसेशन ऑफ मोशन, या फिर किसी पदार्थ के ऐसे व्ययन द्वारा, व्ययन द्वारा मतलब बाय डिस्पोजिंग ऑफ एनी सब्सटेंस, तो किसी पदार्थ के ऐसे व्ययन द्वारा कि बिना किसी अन्य कार्य के ही गति हो जाए, गति परिवर्तन हो जाए या गतिहीनता हो जाए। अर्थात अगर मुझे ये जो प्रावधान है मुझे इसको सरलीकृत भाषा में, सरलीकृत शब्दों में, अंग्रेजी भाषा में समझाना हो तो कुछ ऐसा कहा जा सकता है कि द ऑफेंडर बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस, डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस का मतलब किसी पदार्थ का व्ययन करके, तो बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस इन सच अ मैनर दैट द मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सिसेशन ऑफ मोशन टेक्स प्लेस विदाउट एनी फर्दर एक्ट। तो उसने किसी पदार्थ को का व्ययन कर दिया, किसी ऑब्जेक्ट को ही डिस्पोज ऑफ कर दिया, और उसके बाद किसी और कृत्य की आवश्यकता नहीं है, कोई फर्दर एक्ट की आवश्यकता नहीं है, कोई फर्दर एक्ट नेसेसरी नहीं है, अपने आप जो है गति हो गई, या फिर जो है गति परिवर्तन हो गया, या फिर गतिहीनता हो गई। तीसरा तरीका क्या है, किसी जीव जंतु को गतिमान करके, या फिर उसका गति परिवर्तन करके, या फिर उसको गतिहीन होने के लिए उत्प्रेरण करके। यानी वो जो अपराधी है किसी जीव जंतु को गतिमान, गति परिवर्तन या गतिहीन होने के लिए उत्प्रेरण के माध्यम से भी जो है वो बल का प्रयोग कर सकता है। दैट मीन्स बाय इंड्यूसिंग एनी एनिमल टू मूव और टू चेंज इट्स मोशन और टू सीज टू मूव। तो अगर इन तीनों ही तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा अपराधी पीड़ित व्यक्ति पर गतिशीलता कारित कर रहा है, गति परिवर्तन कारित कर रहा है, या फिर गतिहीनता कारित कर रहा है, तो यह कहा जाएगा कि अपराधी ने, उस व्यक्ति ने जो है दूसरे व्यक्ति के ऊपर, पीड़ित व्यक्ति के ऊपर बल का प्रयोग किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, अगली जो बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है वो है धारा 129 सेक्शन 129, एंड सेक्शन 129 डिफाइंस द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल फोर्स। धारा 128 में बल की परिभाषा है और धारा 129 में आपराधिक बल की परिभाषा है, क्रिमिनल फोर्स का डेफिनेशन है। तो आइए ये जो डेफिनेशन है, ये परिभाषा है, इसके आवश्यक घटक, आवश्यक तत्व क्या हैं, हम समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो आपराधिक बल तब कारित होता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की सम्मति के बिना, विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, आपराधिक बल तब कारित होता है
जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की सम्मति के बिना उस पर बल प्रयोग करे, और बल प्रयोग का जो है ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसका पर्पस क्या होगा, ये हमें जानने की भी जरूरत है। तो आपराधिक बल तब कारित होता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की सम्मति के बिना, उसके कंसेंट के बिना उस पर बल प्रयोग करे किसी अपराध को करने के लिए, इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस, या फिर इस आशय से कि उससे उस व्यक्ति को क्षति अर्थात इंजरी, भय अर्थात फियर, या क्षोभ अर्थात एनॉयंस उत्पन्न हो। या तो उसका आशय हो, या तो वो अपराध करने के लिए ऐसा करे, या फिर उसका आशय हो कि पीड़ित व्यक्ति के अंदर वो जो है, या फिर पीड़ित व्यक्ति को वो जो है क्षति उत्पन्न हो, या फिर पीड़ित व्यक्ति को भय उत्पन्न हो, या फिर पीड़ित व्यक्ति को जो है एनॉयंस उत्पन्न हो, क्षोभ उत्पन्न हो, या फिर यह संभाव्य जानते हुए कि ऐसा परिणाम होगा, knowing it to be likely that such consequence will ensue, यह संभाव्य जानते हुए कि ऐसा परिणाम होगा, अर्थात knowing it to be likely that such consequence will ensue। तो अगर इन तीनों ही परिस्थितियों में से कोई एक परिस्थिति विद्यमान है और बिना सम्मति के आपराधिक बल कारित हुआ है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के ऊपर, तो यह कहा जा सकता है कि ये जो है आपराधिक बल जो है कारित कर दिया गया है। अगर इसको दूसरे शब्दों में समझाने का मैं प्रयास करूं, अगर इसी बात को मैं दूसरे शब्दों में समझाने का प्रयास करूं, तो यह कहा जा सकता है कि जब इन तीनों ही परिस्थितियों में से कोई एक परिस्थिति विद्यमान है और एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति की सम्मति के बिना उस पर बल का प्रयोग करता है, तो यह कहा जाएगा कि उसने आपराधिक बल का प्रयोग किया है। तो मैं आशा करता हूं कि ये सारे प्रावधान जो अब तक मैंने आप सब लोगों को समझाए हैं वो बिल्कुल आप सब लोगों को स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो आपराधिक बल का प्रावधान है, अगर हम इस प्रावधान को उदाहरणों के माध्यम से समझें तो ये और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगे। तो आइए कुछ उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से हम इन प्रावधानों को समझने की कोशिश करते हैं। तो उदाहरण के लिए, यह नदी किनारे नाव पर बैठा है और क रस्सी खोलकर नाव को धारा में बहा देता है। क ने पदार्थ के व्ययन द्वारा, यानी कि उस नाव के व्ययन द्वारा यह को साशय गतिमान कर दिया है, और यदि यह बिना सम्मति के अपराध कारित करने के लिए या क्षति, भय या क्षोभ कारित करने हेतु किया गया है, तो यह कहा जाएगा कि ये आपराधिक बल कारित कर दिया गया है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा आप सब लोगों को इस उदाहरण के माध्यम से कि आपराधिक बल के आवश्यक घटक क्या हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। एक और उदाहरण के माध्यम से अगर हम इस प्रावधान को समझें तो चीजें और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। तो क ने एक महिला का घूंघट साशय हटाया, वो जो है इंटेंशनली उस महिला का जो घूंघट था उसको उसने रिमूव किया। ए इंटेंशनली रिमूव्स द व्हील ऑफ अ वुमन, इसको कुछ ऐसे भी कहा जा सकता है। तो क ने महिला का घूंघट साशय हटाया और इस प्रकार उसने महिला पर बल का प्रयोग किया, और यदि ऐसा क ने उस महिला की सम्मति के बिना क्षति, भय या क्षोभ करने के आशय से या ज्ञान से किया है, तो यह कहा जाएगा कि आपराधिक बल क द्वारा कारित कर दिया गया है। तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा इन दो उदाहरणों के माध्यम से कि आपराधिक बल की परिभाषा के क्या आवश्यक घटक हैं, क्या आवश्यक तत्व हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, अगली धारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है वो है धारा 130 हमला। धारा 130 जो है वो हमला को परिभाषित करती है। सेक्शन 130 डिफाइंस असॉल्ट। तो आइए हमला जो अपराध है उसके आवश्यक घटक क्या हैं हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो
जब कोई व्यक्ति ऐसा अंग विक्षेप, अब ये देखिए अंग विक्षेप जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है और इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, भले ही वो इंग्लिश भाषा में हो या फिर हिंदी भाषा में हो। ये जो अंग विक्षेप है जिसको हम इंग्लिश में जेस्चर कहते हैं, वो इररिप्लेसेबल है, उसको हटाया नहीं जा सकता, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो इसीलिए इसको हिंदी में जानना बहुत जरूरी है। इस शब्द पर हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनका ध्यान देना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इस शब्द को हिंदी में तो बता ही रहा हूं, इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उस पर भी मैं इम्फेसाइज कर रहा हूं। तो जब कोई व्यक्ति ऐसा अंग विक्षेप अर्थात जेस्चर या तैयारी अर्थात प्रिपरेशन करता है, इस आशय से इंटेंशन से, या यह संभाव्य जानते हुए कि उससे किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाए, एप्रीहेंशन हो जाए कि उस पर आपराधिक बल का प्रयोग होने वाला है, तो वह हमला कहलाता है। या तो उसका इंटेंशन हो या फिर नॉलेज हो। तो इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट सच जेस्चर और प्रिपरेशन विल कॉज एनी पर्सन प्रेजेंट टू एप्रीहेंड, आशंकित हो जाए, वो उसको आशंका हो जाए, दैट ही हु मेक्स दैट जेस्चर और प्रिपरेशन इज अबाउट टू यूज क्रिमिनल फोर्स टू दैट पर्सन। तो वो जो व्यक्ति उपस्थित है उसको यह आशंका हो जाए कि उसके ऊपर जो है आपराधिक बल का प्रयोग होने वाला है। किस व्यक्ति द्वारा? जो व्यक्ति ऐसा अंग विक्षेप कर रहा है या जो व्यक्ति ऐसी तैयारी कर रहा है उसके द्वारा। तो मैं आशा करता हूं कि ये प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक स्पष्टीकरण खंड भी है, एक्सप्लेनेशन क्लॉज भी है। आइए हम उस स्पष्टीकरण खंड के प्रावधानों को भी जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते। इस स्पष्टीकरण के अनुसार केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते। मियर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू असॉल्ट। लेकिन किसी व्यक्ति के शब्द उसके अंग विक्षेप अर्थात जेस्चर या तैयारी अर्थात प्रिपरेशन को ऐसा अर्थ दे सकते हैं जिससे वे अंग विक्षेप या तैयारियां हमले की कोटि में आ जाएं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रावधान को हम एक उदाहरण के माध्यम से जब समझेंगे तो चीजें और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। उदाहरण बिल्कुल उपयुक्त उदाहरण है, आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी, और ज्यादा स्पष्टता आ जाएगी और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी इन प्रावधानों के संबंध में। तो आइए फिर से एक बार हम लोग इस प्रावधान को, इस प्रोविजन को रिविजिट करते हैं। तो केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते, लेकिन किसी व्यक्ति के शब्द उसके अंग विक्षेप अर्थात जेस्चर या तैयारी अर्थात प्रिपरेशन को ऐसा अर्थ दे सकते हैं जिससे वे अंग विक्षेप या तैयारियां हमले की कोटि में आ जाएं। अर्थात mere words do not amount to an assault, but the words of a person may give to his gesture or preparation such a meaning as may make those gestures or preparation amounting to an assault. तो ये जो है, अगर ये तो बात सत्य है कि केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आ सकते, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के शब्द उसके अंग विक्षेप या तैयारी को ऐसा अर्थ दे दें कि जिससे वे अंग विक्षेप या तैयारियां हमले की कोटि में आ रही हैं, तो यह कहा जाएगा कि हमला कारित हो गया है। यह कहा जाएगा कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के ऊपर हमला कारित कर दिया है। तो आइए ये जो सारे प्रावधान हैं, धारा 130 के प्रावधान हैं, हम उन प्रावधानों को उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो उदाहरण के लिए, कौन ने यह पर अपना मुक्का इस आशय से, इस इंटेंशन से या यह संभाव्य जानते हुए हिलाया कि यह को विश्वास हो जाए कि क उसे मारने वाला है।
तो क ने य पर अपना मुक्का इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए हिलाया कि य को विश्वास हो जाए कि क उसे मारने वाला है। अगर ऐसा हुआ है तो क का जो ये कृत्य है वो हमले की परिभाषा के अंतर्गत आता है, वो हमला है। अगला उदाहरण जो है, जब हम उस उदाहरण को पढ़ेंगे तो 130 धारा 130 के प्रावधान हम लोगों को और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगे। तो क ने इस उदाहरण स्वरूप क ने यह से कहते हुए कि मैं तुम्हें पीटूंगा एक छड़ी उठा ली। अब ये देखिए, क ने यह से कहते हुए कि मैं तुम्हें पीटूंगा एक छड़ी उठा ली। यद्यपि केवल शब्द या केवल अंग विक्षेप हमला नहीं होते, लेकिन यहां शब्दों द्वारा स्पष्टीकृत अंग विक्षेप, जेस्चर्स एक्सप्लेन्ड बाय वर्ड्स, हमले की कोटि में आता है। यहां शब्दों द्वारा स्पष्टीकृत अंग विक्षेप हमले की कोटि में आता है। तो वो एक तरफ कह रहा है कि मैं तुम्हें पीटूंगा, क यह से कह रहा है कि मैं तुम्हें पीटूंगा, और तुरंत वो छड़ी उठा ले रहा है। तो उसका जो है उसके शब्दों द्वारा स्पष्टीकृत उसका अंग विक्षेप जो है वो हमले की कोटि में आता है, और वो हमले की परिभाषा के अंतर्गत आता है, और इसलिए वो हमला है, असॉल्ट है इसलिए वो। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 131 सेक्शन 131। सेक्शन 131 धारा 131 संबंधित है गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड, इस बात से। तो आप ये समझिए कि इस बात को अगर हम अंग्रेजी में कहें तो चीजें और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। तो पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन सडन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। तो आइए इस संबंध में क्या प्रावधान दिए गए हैं धारा 131 के अंदर हम समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, और यह कार्य उस व्यक्ति द्वारा दिए गए गंभीर और अचानक प्रकोपन से अन्यथा किया गया है, मतलब दिस सच एक्ट हैज बीन डन अदरवाइज देन ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन गिवन बाय सच पर्सन, तो क्या होगा। तो यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है और यह कार्य उस व्यक्ति द्वारा दिए गए गंभीर और अचानक प्रकोपन से अन्यथा किया गया है, तो उसे अर्थात अपराधी को अधिकतम 3 मास के कारावास से दंडित किया जा सकता है, या फिर अधिकतम 1000 रुपए तक का जुर्माना उस अपराधी पर लगाया जा सकता है, या फिर उसे इस प्रकार के कारावास और जुर्माने दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब ये जो धारा 131 है उसके कुछ स्पष्टीकरण खंड भी हैं। तो आइए स्पष्टीकरण खंडों के प्रावधानों को भी हम समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दंड में कमी नहीं होगी यदि प्रकोपन अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में वांछित या स्वेच्छया प्रकोपित किया गया हो। दैट मीन्स इफ द provocation is sought or voluntarily provoked by the offender as an excuse for the offense, there shall be no mitigation in the punishment. अगला इस स्पष्टीकरण जो ये स्पष्टीकरण 1 है उसका अगला प्रावधान क्या है। तो अगले प्रावधान के अनुसार दंड में कमी नहीं होगी यदि प्रकोपन विधि के पालन में इन ओबीडियंस टू लॉ या लोक सेवक द्वारा शक्ति के विधिपूर्ण प्रयोग से दिया गया हो। दैट मीन्स इफ द प्रोवोकेशन इज गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू लॉ और बाय ए पब्लिक सर्वेंट in the lawful exercise of the powers of such public servant। तो दंड में कमी नहीं होगी
यदि प्रकोपन विधि के पालन में दिया गया हो, या फिर दंड में कमी नहीं होगी यदि प्रकोपन लोक सेवक द्वारा शक्ति के विधिपूर्ण प्रयोग से दिया गया हो, बाय एनीथिंग डन बाय ए पब्लिक सर्वेंट इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। तो मैं आशा करता हूं कि ये प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रावधान है इसी स्पष्टीकरण का, उस प्रावधान के अनुसार दंड में कमी नहीं होगी यदि प्रकोपन प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग द्वारा दिया गया होगा। प्रकोपन दंड में कमी नहीं होगी यदि प्रकोपन प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग द्वारा यानी लॉफुल एक्सरसाइज द्वारा दिया गया हो। इफ द प्रोवोकेशन इज गिवन बाय एनीथिंग डन इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट टू प्राइवेट डिफेंस, तो उस दशा में भी दंड में कमी नहीं होगी। देयर शैल बी नो मिटिगेशन इन द पनिशमेंट। अब ये जो धारा 131 है उसका एक और स्पष्टीकरण खंड है, वो है स्पष्टीकरण 2। तो धारा 131 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार यह तथ्य का प्रश्न है कि प्रकोपन अपराध को कम करने के लिए पर्याप्त, गंभीर और अचानक था या नहीं। Whether the provocation was grave and sudden enough, whether the provocation was grave and sudden enough to mitigate the punishment is a question of fact। तो इसको अगर सीधी सरल भाषा में अंग्रेजी में कहा जाए तो कुछ इस तरह कहा जा सकता है। तो ये तथ्य का प्रश्न है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि प्रकोपन अपराध को कम करने के लिए पर्याप्त, गंभीर और अचानक था कि नहीं, ग्रेव एंड सडन इनफ था कि नहीं। तो मैं आशा करता हूं कि ये प्रावधान भी आप सब लोगों को और ज्यादा स्पष्ट हुए होंगे और ज्यादा क्लियर हुए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब धारा 131 के बाद एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है वो धारा 136 सेक्शन 136, और धारा 136 संबंधित है गंभीर प्रकोपन पर हमला या आपराधिक बल के प्रयोग से, अर्थात असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। तो आइए ये जो धारा 136 है उसके प्रावधानों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो धारा 136 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला, असॉल्ट या आपराधिक बल अर्थात क्रिमिनल फोर्स का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा दिए गए गंभीर और अचानक प्रकोपन पर करता है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पर करता है, तो वह व्यक्ति यानी अपराधी सादा कारावास से अर्थात सिंपल इम्प्रिजनमेंट से, जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि धारा 136 के प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 137, और धारा 137 संबंधित है व्यपहरण अर्थात किडनैपिंग से। व्यपहरण को हम इंग्लिश में कहते हैं किडनैपिंग, और अपहरण को हम इंग्लिश में कहते हैं एब्डक्शन। तो ये जो लीगल टर्मिनोलॉजी है और जो कॉमन पैरेलेंस में जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। व्यपहरण को जो वैधानिक भाषा है या फिर जो कानूनी भाषा है, व्यपहरण को हम किडनैपिंग कहते हैं, और एब्डक्शन उसको हम कहते हैं अपहरण। तो व्यपहरण के लिए जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है किडनैपिंग, और अपहरण के लिए जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है एब्डक्शन। तो आइए धारा 137 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो धारा 137 के अनुसार व्यपहरण के 2 प्रकार हैं। भारत में से व्यपहरण, पहला प्रकार है भारत में से व्यपहरण, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। तो आइए कब कहा जाएगा कि भारत में से व्यपहरण कारित हो गया है,
तो आइए हम ये समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो जो कोई किसी व्यक्ति को उसकी सम्मति यानी कि उसके कंसेंट के बगैर या उसकी ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति यानी कि पर्सन lawfully authorized to give consent on his behalf, तो जो कोई किसी व्यक्ति को उसकी सम्मति या उसकी ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति की सम्मति के बिना भारत की सीमाओं से परे यानी कि बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया पहुंचा देता है मतलब कन्वे कर देता है। अब यहां पहुंचाना, इसके लिए जो स्पेसिफिक कीवर्ड यूज्ड है इंग्लिश में वो है कन्वे। तो वह भारत में से व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है। आइए एक बार फिर से हम इस प्रोविजन को रिविजिट करें तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो इस धारा 137 जो है, इस धारा के प्रावधानों के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति को उसकी सम्मति के बिना या उसकी ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति की सम्मति के बिना भारत की सीमाओं से परे पहुंचा देता है, कन्वे कर देता है, वह भारत में से व्यपहरण करता है। He is said to kidnap that person from India। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गई होंगी चीजें। अब मैंने ये जो प्रोविजन है इसको कई बार ब्रेक करके और बिल्कुल इसके जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको बार बार एक्सप्लेन करके आप सब लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो व्यपहरण का दूसरा प्रकार है वो है विधिपूर्ण संरक्षिता में से व्यपहरण अर्थात किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। तो जो कोई किसी शिशु अर्थात चाइल्ड या विकृत चित्त व्यक्ति को पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो कोई किसी शिशु या विकृत चित्त व्यक्ति को उसके विधिपूर्ण संरक्षता में से उसके संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है, टेक्स हिम, या बहका ले जाता है अर्थात एंटाइसिस, वह ऐसे शिशु या विकृत चित्त व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है। तो whoever takes or entices any child, ले जाता है takes, बहका ले जाता है entices। whoever takes or entices any child or any person of unsound mind out of the keeping of the lawful guardian, out of the keeping of the lawful guardian of such child or person of unsound mind without the consent of such guardian is said to kidnap such child or person from lawful guardianship। तो ये जो है अपराधी क्या कर रहा है, किसी शिशु को या फिर किसी विकृत चित्त व्यक्ति को उसके विधिपूर्ण संरक्षता में से या अर्थात आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्डियनशिप, उसके विधिपूर्ण संरक्षता में से उसके संरक्षक की सम्मति के बगैर ले जाता है, he takes him, और बहका ले जाता है, he entices such child or the person of unsound mind। तो अगर ये सारे ही आवश्यक घटक किसी दी हुई परिस्थिति में विद्यमान हैं तो कहा जाएगा कि जो अपराधी है उसने संरक्षता में से व्यपहरण कारित कर दिया है, संरक्षता में से व्यपहरण का अपराध कारित कर दिया है उस व्यक्ति ने, उस अपराधी ने। तो मैं आशा करता हूं कि ये प्रावधान भी आप सब लोगों को और ज्यादा स्पष्ट हो गए होंगे और ज्यादा क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक स्पष्टीकरण खंड है धारा 137 का। इस स्पष्टीकरण खंड के अनुसार विधिपूर्ण संरक्षक अर्थात लॉफुल गार्डियन के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर शिशु अर्थात चाइल्ड या अन्य व्यक्ति एनी अदर पर्सन
की देखरेख अर्थात केयर या अभिरक्षा अर्थात कस्टडी का भार विधिपूर्वक न्यस्त किया जाता है, यानी कि लॉफुली एंट्रस्ट किया जाता है। न्यस्त करने का मतलब एंट्रस्टमेंट। तो ये जो धारा 137 है उसके स्पष्टीकरण के अनुसार विधिपूर्ण संरक्षक के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर शिशु या अन्य व्यक्ति की देखरेख अर्थात केयर या अभिरक्षा अर्थात कस्टडी का भार विधिपूर्वक न्यस्त किया जाता है, यानी कि लॉफुली एंट्रस्ट किया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो स्पष्टीकरण है उसके प्रावधान भी आप सब लोगों को और ज्यादा स्पष्ट हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसी धारा में एक अपवाद भी है, तो आइए ये अपवाद की क्या स्थिति है। इस धारा 137 के प्रावधानों के अनुसार अपवाद की क्या स्थिति है, उस स्थिति के आवश्यक घटक क्या हैं, हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो धारा 137 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सद्भाव पूर्वक यह विश्वास करता है कि बिलीव्स इन गुड फेथ कि वह किसी अधर्मज शिशु का पिता है, he believes in good faith that he is the father of an illegitimate child। तो यदि कोई व्यक्ति सद्भाव पूर्वक यह विश्वास करता है कि वह किसी अधर्मज शिशु अर्थात इलेजिटिमेट चाइल्ड का पिता है या उसकी विधिपूर्ण अभिरक्षा का अधिकार है, he is entitled to lawful custody of such child। तो अगर इन दोनों में से ही किसी भी एक चीज का उस व्यक्ति को सद्भाव पूर्वक विश्वास है तो क्या होगा, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति सद्भाव पूर्वक यह विश्वास करता है कि वह किसी अधर्मज शिशु का पिता है या उसकी विधिपूर्ण अभिरक्षा का अधिकार है, तो उसका कार्य इस प्रावधान के अंतर्गत नहीं आएगा, इस धारा के अंतर्गत नहीं आएगा। His acts will not be covered under the provisions of this particular section। जब तक कि वह कार्य अनैतिक अर्थात इमोरल या विधि विरुद्ध अर्थात अनलॉफुल प्रयोजन के लिए, यानी कि इमोरल या अनलॉफुल पर्पज के लिए न किया गया। तो यदि कोई व्यक्ति सद्भाव पूर्वक यह विश्वास करता है कि वह किसी अधर्मज शिशु का पिता है या उसकी विधिपूर्ण अभिरक्षा का अधिकार है, ही इज एंटाइटल्ड टू लॉफुल कस्टडी ऑफ सच चाइल्ड, तो उसका कार्य इस धारा या फिर इस प्रावधान के अंतर्गत नहीं आएगा, जब तक कि अनलेस वह कार्य अनैतिक या विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए न किया गया हो, जब तक कि वह कार्य जो है इमोरल या फिर अनलॉफुल पर्पज के लिए न किया गया। मैं आशा करता हूं ये जो धारा 137 का जो अपवाद है उसके प्रावधान भी आप सब लोगों को क्लियर हो गए होंगे, स्पष्ट हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो धारा 137 के अनुसार दंड का क्या प्रावधान है, आइए हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं। तो ये धारा के अनुसार, धारा 137 के अनुसार भारत में से या विधिपूर्ण संरक्षता में से अपहरण करने वाले को अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है। तो जो ऑफेंडर है वो अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है और साथ ही साथ जो अपराधी, जो ऑफेंडर है, वो जुर्माने का भी दायी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 138। और धारा 138 जो है वो अपहरण अर्थात एब्डक्शन को परिभाषित करती है। तो आइए
ये जो धारा है, धारा 138, उसके महत्वपूर्ण प्रावधान क्या हैं, हम समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो धारा 138 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा अर्थात बाय फोर्स विवश करता है, अर्थात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा अर्थात बाय फोर्स विवश कर रहा है, अर्थात कंपेल कर रहा है, या किन्हीं छलयुक्त उपाय द्वारा उत्प्रेरित करता है, अर्थात किसी डिसीटफुल मीन्स द्वारा, बाय एनी डिसीटफुल मीन्स ही इंड्यूसेस दैट अदर पर्सन, तो उस परिस्थिति में यह कहा जाएगा कि अपराधी ने उस व्यक्ति का अपहरण किया है, यह कहा जाए। तो जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है, कंपेल करता है, या किन्हीं छल युक्त उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, डिसीटफुल मीन्स द्वारा इंड्यूस करता है, तो यह कहा जाएगा कि वह जो अपराधी है उसने उस दूसरे व्यक्ति का अपहरण किया है, अपहरण कारित किया है, उस अपराधी ने उस दूसरे व्यक्ति का, ऐसा कहा जाएगा। तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई होंगी चीजें, आप सभी लोगों को यह प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा, मैं ये आशा करता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगली बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है वह है धारा 139 सेक्शन 139। तो धारा 139 किस चीज से संबंधित है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। तो धारा 139 सेक्शन 139 संबंधित है भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए शिशु का व्यपहरण या विकलांगीकरण, किडनैपिंग और मेमिंग अ चाइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बेगिंग। तो विकलांगीकरण को हम इंग्लिश में कहते हैं मेमिंग। तो आइए, ये जो धारा है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है, धारा 139 सेक्शन 139 is one of the very important provisions so far as the provisions of kidnapping and abduction are concerned। तो आइए हम ये जो धारा 139 है उसके महत्वपूर्ण प्रावधानों को, आवश्यक घटकों को हम समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो धारा 139 उपधारा 1 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी शिशु का व्यपहरण करता है, यानी कि उस चाइल्ड का किडनैपिंग करता है, यदि कोई व्यक्ति किसी शिशु का व्यपहरण करता है या विधिपूर्ण संरक्षक न होते हुए अर्थात नॉट बीइंग अ लॉफुल गार्डियन उसकी अभिरक्षा प्राप्त करता है, उसकी कस्टडी प्राप्त करता है, ही ऑब्टेन्स द कस्टडी ऑफ सच चाइल्ड, ताकि शिशु को भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित किया जा सके, अर्थात एम्प्लॉय किया जा सके, या प्रयुक्त किया जा सके, अर्थात यूज किया जा सके। तो उस दशा में जो अपराधी है वह न्यूनतम 10 वर्ष के कठिन कारावास से और अधिकतम आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो यदि कोई व्यक्ति किसी शिशु का व्यपहरण करता है या विधिपूर्ण संरक्षक न होते हुए, नॉट बीइंग अ लॉफुल गार्डियन, उसकी अभिरक्षा प्राप्त करता है, कस्टडी ऑब्टेन करता है, किस लिए? इसलिए कि शिशु को भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित किया जा सके या प्रयुक्त किया जा सके, फॉर द पर्पज ऑफ बेगिंग, वो जो चाइल्ड है उसको एम्प्लॉय किया जा सके या फिर यूज किया जा सके। तो उस दशा में जो अपराधी है वो न्यूनतम 10 वर्ष के कठिन कारावास से दंडित किया जाएगा और अधिकतम उसको आजीवन कारावास से भी दंडित किया जा सकता है, और साथ ही साथ जो ऐसा अपराधी होगा वो जुर्माने का भी दायी होगा। तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई होंगी चीजें, बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे सारे प्रावधान, मैं आशा करता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रावधान है इसी धारा का वो है धारा 139 उपधारा 2। तो आइए धारा 139 उपधारा 2 क्या प्रावधानित करती है, हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं।
तो यदि कोई व्यक्ति शिशु को विकलांग करता है, ही मेम्स एनी चाइल्ड, ताकि उसे भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित किया जा सके, एम्प्लॉय किया जा सके या प्रयुक्त किया जा सके, अर्थात यूज किया जा सके, तो वह न्यूनतम 20 वर्ष के कारावास से और अधिकतम आजीवन कारावास से, और यहाँ जो आजीवन कारावास है उसका मतलब होगा उस अपराधी का शेष जीवन काल। तो इस दशा में जो अपराधी है न्यूनतम 20 वर्ष के कारावास से और अधिकतम आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब धारा 139 उपधारा 3 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो शिशु का विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है, लॉफुल गार्डियन नहीं है, शिशु को भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित करता है, एम्प्लॉय करता है या प्रयुक्त करता है, तो यह उपधारणा होगी कि उसने शिशु का व्यपहरण किया, उसने उस चाइल्ड का किडनैपिंग किया या उसकी अभिरक्षा प्राप्त की या उसकी कस्टडी को ऑब्टेन किया, ऐसी उपधारणा होगी, ऐसा माना जाएगा। यानी कि लीगल फिक्शन क्रिएट कर दिया ये धारा 139 उपधारा 3 के प्रावधानों के अंदर। ये एक कानूनी कल्पना की स्थिति है, कानूनी कल्पना अर्थात लीगल फिक्शन क्रिएट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब भीख मांगने से क्या अभिप्रेत है? व्हाट इज मेंट बाय बेगिंग, ये बताया गया है। भीख मांगने से क्या अभिप्रेत है ये बताया गया है धारा 139 उपधारा 4 में। तो आइए धारा 139 उपधारा 4 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को हम समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो भीख मांगने से अभिप्रेत है, बेगिंग मीन्स क्या क्या चीजें अभिप्रेत हैं भीख मांगने से, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। लोक स्थान में अर्थात पब्लिक प्लेस पर भीख की याचना या फिर प्राप्ति, चाहे गाना, नाचना, भाग्य बताना, कर्तव्य दिखाना, चीजें बेचना आदि के बहाने से या कुछ अन्यथा करना भी, ये सब कुछ जो है भीख मांगने की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अर्थात सोलिसिटिंग और रिसीविंग। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं रेज कर रहा हूं, आप सब लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा कि याचना को यहां अंग्रेजी में कहा गया है सोलिसिटिंग, सोलिसिटेशन। तो याचना के लिए जो अंग्रेजी में शब्द प्रयुक्त है वो है सोलिसिटिंग। तो लोक स्थान में भीख की याचना यानी कि सोलिसिटिंग आर्म्स, या फिर लोक स्थान में भीख की प्राप्ति, रिसीविंग आर्म्स। ठीक है। वेदर अंडर द प्रिटेंस ऑफ सिंगिंग अर्थात गाना, नाचना, डांसिंग, फॉर्च्यून टेलिंग अर्थात भाग्य बताना, कर्तव्य दिखाना, परफॉर्मिंग ट्रिक्स, और सेलिंग आर्टिकल्स अर्थात चीजें बेचना, और अदरवाइज। तो ये सारी ही चीजें भीख मांगने की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। ये जो बेगिंग की परिभाषा के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं धारा 139 उपधारा 4 के प्रावधानों के अनुसार। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी उपधारा के अनुसार भीख मांगने से और भी चीजें अभिप्रेत हैं। और भी चीजें क्या हैं जो भीख मांगने की परिभाषा में आती हैं, जो है बेगिंग की डेफिनेशन के अंतर्गत आती हैं। आइए हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं। तो भीख मांगने से यह भी अभिप्रेत है। क्या अभिप्रेत है
किसी निजी परिसर में, प्राइवेट प्रेमाइस में, किसी निजी परिसर में भीख की याचना या प्राप्ति हेतु प्रवेश, यानी कि एंटरिंग ऑन एनी प्राइवेट प्रेमाइसेस फॉर द पर्पज ऑफ सोलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब भीख मांगने से और भी जो चीजें अभिप्रेत हैं उनमें क्या क्या हैं, वो क्या चीजें हैं, आइए हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं। तो भीख मांगने से यह भी अभिप्रेत है, क्या अभिप्रेत है? भीख अभिप्राप्त या उद्दापित करने हेतु अपना या किसी अन्य व्यक्ति या जीव जंतु का जख्म, उसका घाव, उसकी क्षति, विरूपता या रोग अभिदर्शित करना या प्रदर्शित करना। अब ये देखिए, अभिदर्शित और प्रदर्शित ये दो अलग अलग शब्द हैं, तो जरूर इनके लिए इंग्लिश में अलग अलग कीवर्ड्स भी होंगे, तो उन कीवर्ड्स पे हमें फोकस करना है, हमें उन कीवर्ड्स को जानना है। तो आइए हम इस प्रावधान को फिर से एक बार रिविजिट करते हैं ताकि चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएं। तो भीख अभिप्राप्त करने के लिए या फिर भीख उद्दापित करने के लिए, तो अभिप्राप्त करना मतलब ऑब्टेनिंग, उद्दापित करना मतलब एक्सटॉर्टिंग। तो भीख अभिप्राप्त करने के लिए फॉर ऑब्टेनिंग आर्म्स, भीख उद्दापित करने के लिए अर्थात फॉर एक्सटॉर्टिंग आर्म्स। तो भीख अभिप्राप्त या उद्दापित करने हेतु अपना या किसी अन्य व्यक्ति या किसी जीव जंतु का क्या करना? जख्म दिखाना। जख्म अर्थात शोर, वुंड अर्थात घाव, इंजरी अर्थात क्षति, डिफॉर्मिटी यानी विरूपता, और डिजीज अर्थात रोग। इनको क्या करना? अभिदर्शित करना, यानी कि इनको एक्सपोज करना या इनको एग्जिबिट करना, प्रदर्शित करना। कहते हैं ना कि प्रदर्शनी लगी है, तो प्रदर्शनी की हिंदी क्या होती है? प्रदर्शनी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एग्जीबिशन। तो प्रदर्शित करना अर्थात इन चीजों को एग्जिबिट करना, अभिदर्शित करना अर्थात एक्सपोज करना। तो या तो एक्सपोजर हो या फिर एग्जिबिशन हो, दोनों ही परिस्थितियों में अगर ये सारी चीजें विद्यमान हैं तो ये कहा जाएगा कि ऐसा जो कृत्य है वो भीख मांगने की परिभाषा के अंतर्गत आता है, उस परिभाषा के दायरे में आता है, यह कहा जाएगा। ये भीख मांगने से और भी क्या क्या चीजें अभिप्रेत हैं, हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं। तो भीख मांगने से यह भी अभिप्रेत है, भीख की याचना करने या प्राप्ति के प्रयोजन से शिशु का प्रदर्शन के रूप में प्रयोग करना, अर्थात यूजिंग सच चाइल्ड एज एन एग्जिबिट, यानी कि उसको प्रदर्शन की तरह यूज किया जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ सोलिसिटिंग, सोलिसिटिंग मतलब याचना करना, और रिसीविंग आर्म्स। तो भीख की याचना करने या प्राप्ति के प्रयोजन से शिशु का प्रदर्शन के रूप में प्रयोग करना, यूजिंग सच चाइल्ड एज एन एग्जिबिट, एग्जिबिट का अर्थ है प्रदर्शन के तौर पर, तो यूजिंग सच चाइल्ड एज एन एग्जिबिट फॉर द पर्पज ऑफ सोलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स। तो इस दशा में भी ये जो कृत्य है, यह कृत्य भी भीख मांगने की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। वो है धारा 143। धारा 143 संबंधित है व्यक्ति के दुर्व्यापार से, अर्थात ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स। तो सेक्शन 143 ऑफ BNS इज रिलेटेड टू ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स। तो आइए धारा 143 के जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं हम उनको जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो धारा 143 उपधारा 1 यह परिभाषित करती है कि कब कहा जाएगा कि किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है। तो आइए हम धारा 143 उपधारा 1
के प्रावधानों को समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो धारा 143 उपधारा 1 के अनुसार जो कोई शोषण के प्रयोजन से फॉर द पर्पजेज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन धमकियों का प्रयोग करके अर्थात यूजिंग थ्रेट्स या बल या किसी भी अन्य प्रकार के प्रपीड़न का प्रयोग करके बाय यूजिंग फोर्स और एनी अदर फॉर्म ऑफ कोवर्शन, तो कोवर्शन को हम हिंदी में प्रपीड़न कहते हैं, या अपहरण द्वारा बाय एब्डक्शन, या कपट का प्रयोग करके या प्रवंचना द्वारा बाय प्रैक्टिसिंग फ्रॉड और डिसेप्शन, या शक्ति का दुरुपयोग करके अर्थात बाय अब्यूज ऑफ पावर, या उत्प्रेरणा द्वारा बाय इंड्यूसमेंट किसी व्यक्ति को भर्ती करता है अर्थात एम्प्लॉय करता है, परिवहनित करता है अर्थात ट्रांसपोर्ट करता है, संचय देता है अर्थात हार्बर करता है, स्थानांतरित करता है अर्थात ट्रांसफर करता है, या गृहीत करता है अर्थात रिसीव करता है, तो वह दुर्व्यापार का अपराध करता है, वह जो है व्यक्ति के दुर्व्यापार का अपराध करता है, ऐसा कहा जाएगा धारा 143 उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसार। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रावधान में धारा 143 उपधारा 1 में ही एक स्पष्टीकरण खंड भी है, स्पष्टीकरण 1। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्पष्टीकरण 1 के मुख्य प्रावधान क्या हैं। तो धारा 143 उपधारा 1 के पहले स्पष्टीकरण के अनुसार शोषण पद के अंतर्गत यानी एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत शारीरिक शोषण का कोई कृत्य या किसी प्रकार का लैंगिक शोषण अर्थात सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, दास्ता, स्लेवरी या दास्ता के समान व्यवहार, या अधिसेविता या भिक्षावृत्ति या अंगों का बलात् अपसारण भी है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, बलात् अपसारण। तो एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है, शोषण का मतलब क्या है, तो शोषण में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें शामिल हैं शोषण पद के अंतर्गत, तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। तो द एक्सप्रेशन एक्सप्लॉयटेशन शैल इंक्लूड एनी एक्ट ऑफ फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन शारीरिक शोषण, और एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अर्थात किसी भी प्रकार का लैंगिक शोषण, स्लेवरी दास्ता या दास्ता के समान व्यवहार प्रैक्टिसेस सिमिलर टू स्लेवरी, या अधिसेविता अर्थात सर्विट्यूड, अधिसेविता के लिए जो फ्रेज यूज्ड है इंग्लिश में, जो टर्म यूज्ड है इंग्लिश में एक्चुअली वो है सर्विट्यूड। तो अधिसेविता अर्थात सर्विट्यूड और बेगरी और फोर्स्ड रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स अर्थात अंगों का बलात् अपसारण। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, अंगों का बलात् अपसारण। इसके लिए जो फ्रेज यूज्ड है इंग्लिश में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत वो है फोर्स्ड रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स, बलात् अपसारण अर्थात फोर्स्ड रिमूवल, अंगों का बलात् अपसारण, इसका मतलब है फोर्स्ड रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स। तो शोषण पद के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, शारीरिक शोषण का कोई भी कृत्य, फिजिकल अब्यूज का कोई भी एक्ट, या किसी प्रकार का लैंगिक शोषण, या दास्ता के समान व्यवहार, या अधिसेविता अर्थात सर्विट्यूड, या भिक्षावृत्ति अर्थात बेगरी, या अंगों का बलात् अपसारण अर्थात फोर्स्ड रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स। तो ये सारी ही चीजें शोषण पद के अंतर्गत आती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है,
वो है धारा 143 का दूसरा स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण 2। तो धारा 143 का जो दूसरा स्पष्टीकरण है उसके अनुसार दुर्व्यापार के अपराध के अवधारण में पीड़ित की सम्मति महत्वहीन है, अर्थात इममटीरियल है। अर्थात कंसेंट ऑफ द विक्टिम इज इममटीरियल इन डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब अवधारण, इन डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग। तो अगर इस बात का डिटर्मिनेशन करना है, इस बात का अवधारण करना है कि ट्रैफिकिंग का ऑफेंस हुआ है या नहीं, तो उस संबंध में जो पीड़ित की सम्मति है, विक्टिम का कंसेंट है, वो इममटीरियल है, वो महत्वहीन है, उसका कोई महत्व नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स के संबंध में जो दंड के प्रावधान हैं वो दिए गए हैं धारा 143 उपधारा 2 से लेकर धारा 143 उपधारा 7 तक। तो आइए दंड के संबंध में क्या प्रावधान है, जो दुर्व्यापार के विभिन्न स्वरूप हैं उनके संबंध में, उन विभिन्न स्वरूपों के संबंध में क्या क्या प्रावधान किया गया है दंड का, आइए हम जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रावधान क्या है दंड का, आइए हम यहीं से शुरू करते हैं। तो जो कोई दुर्व्यापार का अपराध करता है उसे कठिन कारावास यानी कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जो न्यूनतम 7 वर्ष का होगा और अधिकतम 10 वर्ष तक का हो सकता है, और जुर्माना, दोनों से वो जो अपराधी है दंडित किया जाएगा। इसी प्रकार यदि अपराध में एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार अंतर्वलित है, अब ये अंतर्वलित का मतलब इन्वॉल्व है, तो इफ द ऑफेंस इन्वॉल्व्स ट्रैफिकिंग ऑफ मोर देन 1 पर्सन, तो क्या होगा, तो यदि अपराध में एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार अंतर्वलित है तो दंड जो है वो कठिन कारावास का होगा, जिसकी न्यूनतम अवधि 10 वर्ष की होगी और अधिकतम वो दंड जो कारावास है वो अधिकतम आजीवन कारावास तक हो सकता है, और जो अपराधी है वो जुर्माने का भी दायी होगा। इसी प्रकार यदि अपराध में किसी शिशु का दुर्व्यापार अंतर्वलित है, यानी कि इफ द ऑफेंस इन्वॉल्व्स द ट्रैफिकिंग ऑफ अ चाइल्ड, तो दंड जो है वो कठिन कारावास होगा, न्यूनतम 10 वर्ष, अधिकतम आजीवन कारावास तक का कारावास दिया जा सकता है, और जो अपराधी है वो जुर्माने का भी दायी होगा। और यदि अपराध में एक से अधिक शिशु का दुर्व्यापार अंतर्वलित है, यानी कि इफ द ऑफेंस इन्वॉल्व्स द ट्रैफिकिंग ऑफ मोर देन 1 चाइल्ड, तो उस दशा में दंड जो है कठिन कारावास होगा। कारावास जो है वो कठिन कारावास होगा, कारावास का स्वरूप कठिन कारावास होगा, और न्यूनतम 14 वर्ष के लिए दिया जाएगा ऐसा कारावास, और अधिकतम आजीवन कारावास तक हो सकता है, और अपराधी जुर्माने का भी दायी होगा। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को, किसी शिशु का एक से अधिक अवसरों पर दुर्व्यापार करने के लिए अपराध में सिद्ध दोष ठहराया जाता है, he has been convicted, if a person is convicted of the offense of trafficking of a child on more than 1 occasion, यानी कि एक से अधिक अवसरों पर वो जो अपराधी है उसको किसी शिशु का दुर्व्यापार करने के अपराध में सिद्ध दोष ठहराया गया है, he has been convicted, तो उस परिस्थिति में वो जो अपराधी है उसे आजीवन कारावास, आजीवन कारावास का अर्थ है उस व्यक्ति का, उस अपराधी का शेष प्राकृतिक जीवन काल, रिमाइंडर ऑफ हिज नेचुरल लाइफ, और जुर्माना, ये दोनों, इन दोनों ही चीजों से, मतलब आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा ऐसा अपराधी। इसके बाद यदि कोई लोक सेवक अर्थात पब्लिक सर्वेंट या पुलिस अधिकारी अर्थात पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति के दुर्व्यापार में अंतर्वलित है, इन्वॉल्व है, तो उसे आजीवन कारावास और जुर्माना
दोनों से दंडित किया जाएगा। और यहां पर ऐसे अपराधी के लिए आजीवन कारावास का अर्थ होगा उस अपराधी का शेष प्राकृतिक जीवन काल, रिमाइंडर ऑफ हिज नेचुरल लाइफ। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है, वो है धारा 145। और धारा 145 संबंधित है दासों का आभ्यासिक व्यवहार करने से। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, क्लिष्ट समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसी को इंग्लिश में कह दूं तो थोड़ा ज़्यादा प्रेवलेंट है, चूंकि इंग्लिश के टर्म्स, तो छात्र भी ज़्यादा उससे परिचित हैं इंग्लिश के टर्म से। तो दासों का आभ्यासिक व्यवहार करना यानी कि हैबिचुअली डीलिंग इन स्लेव्स। तो जो कोई अभ्यासतः यानी कि हैबिचुअली दासों को आयात करता है यानी कि इंपोर्ट करता है, या निर्यात करता है एक्सपोर्ट करता है, या अपसारित करता है। अपसारित का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो फिर भी लोग परिचित होंगे स्टूडेंट्स, लेकिन अपसारित जो टर्म है उससे कम बच्चे परिचित होंगे इस हिंदी के इस पद से, हिंदी के इस शब्द से। तो अपसारित का अर्थ है रिमूव करता है। तो जो कोई अभ्यासतः यानी हैबिचुअली दासों को आयात करता है, स्लेव्स को इंपोर्ट करता है, या निर्यात करता है एक्सपोर्ट करता है, या अपसारित करता है रिमूव करता है, या खरीदता है या बेचता है, या उनका दुर्व्यापार करता है, उनकी ट्रैफिकिंग करता है, ही ट्रैफिक्स स्लेव्स, या व्यवहार करता है यानी कि डील्स इन स्लेव्स हैबिचुअली, तो वह ऐसा जो अपराधी है वह आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी हो। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 145 के प्रावधान भी आप सब लोगों को और ज्यादा स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अब एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 146। धारा 146 संबंधित है विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम से यानी कि अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर। तो इस प्रावधान के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध, सम्मति नहीं है यहाँ इच्छा है, और इच्छा का मतलब अगेंस्ट, इच्छा के विरुद्ध का मतलब अगेंस्ट द विल। तो जो कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध यानी कि अगेंस्ट द विल ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन श्रम करने के लिए विधि विरुद्ध तौर पर यानी कि अनलॉफुली विवश करता है अर्थात कंपेल करता है, वह व्यक्ति अर्थात अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, यानी कि उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है, और ये जो इम्प्रिजनमेंट है, ये जो कारावास है, उसकी अधिकतम अवधि 1 वर्ष तक की होगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इस प्रकार आज की कक्षा में हम लोगों ने आपराधिक बल, हमला, अपहरण और अपहरण से संबंधित मुख्य प्रावधानों के बारे में पढ़ा और उन प्रावधानों को समझा। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास भी आप सब लोगों को इंफॉर्मेटिव लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। अगर आप सब लोगों को ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।